नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तीसरे चरण का मतदान कल होने वाला है। 10 राज्य हैं और कुल मिलाकर के 93 सीटों पर मतदान होगा। गुजरात में पूरे गुजरात में एक साथ होगा। 26 सीटें हैं। आपको याद होगा सूरत में निर्विरोध निर्वाचन हो गया था, इसलिए 25 सीटों पर होगा। इसके अलावा कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, असम में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, गोवा है, महाराष्ट्र में भी है, पश्चिम बंगाल में है, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में भी मतदान होने वाला है। और जो प्रमुख चेहरे हैं जिन पर लोगों की निगाहें रहेंगी, उनमें देश के गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एक और मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इन पर निगाहें रहेंगी। लेकिन हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश की जो 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 हैं, कितनी हैं, उन पर भी निगाहें रहेंगी और ख़ास तौर से संभल पर निगाहें रहेंगी। उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ले-दे करके जिस पर थोड़ा बहुत विश्वास है अखिलेश यादव का या विपक्षी दलों का, तो वो संभल सीट ही है, बाकी पर उतने विश्वस्त वो नहीं होंगे। तो इन पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बिहार पर चर्चा करेंगे, तो सीधे जोड़ लेते हैं पटना से अभिषेक तिवारी जी को और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओमकार सर, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। तो शुरुआत क्यों ना बिहार से की जाए। बिहार की कितनी सीटों के लिए कल मतदान होने वाला है और क्या सिचुएशन है? बिहार की मैंने आपके लिए आंकड़े निकाल के रखे हैं। बिहार की जो 5 सीटों पे चुनाव है, झंझारपुर है, मधेपुरा है, अररिया है, सुपौल है और खगड़िया है। कल चिराग पासवान खगड़िया में ही वोट भी करेंगे। खगड़िया में पिछली लड़ाई अगर देखें तो बहुत कांटे की नहीं थी। पिछली बार महबूब अली कैसर थे और ठीक-ठाक मार्जिन से चुनाव जीते थे। इस बार भागलपुर के गोल्ड के व्यापारी हैं, राजेश वर्मा जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ संजय जो कि संजय कुशवाहा हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं लेफ्ट से। अब संजय को लोग स्थानीय बता रहे हैं, राजेश को बाहरी बता रहे हैं। ये चुनाव का एक टेम्पो सेट करने का प्रयास किया। हालाँकि संजय जी इसमें राजेश वर्मा ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आकर के जब बनारस में चुनाव लड़ते हैं और उसका विकास कर सकते हैं, तो मैं भागलपुर से आकर के खगड़िया का विकास क्यों नहीं कर सकता? और खगड़िया में अत्याधुनिक विकास की आवश्यकता है। वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल, कॉलेज की आवश्यकता है। उन्होंने एक जो रोड मैप बताया, वो ठीक है। मुझे कोई विशेष अभी तक इस इलेक्शन में फाइट नज़र नहीं आ रही इन 5 सीटों पे। मेरा ये मानना है कि जो 5 सीट पर बिहार में चुनाव हो रहे हैं, वो 5 की 5 एनडीए जीतेगी। झंझारपुर का थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो गया है, थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पिछली बार भी रामप्रीत मंडल ही थे और किंतु उनके आगे जो अगेंस्ट थे वो गुलाब चंद यादव थे, जो कि आरजेडी से थे। इस बार गुलाब चंद यादव सर निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्योंकि जो सुमन कुमार महासेठ है, जो कि भाजपा के ही नेता थे, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, उसको वीआईपी ने टिकट दे दिया। अब झंझारपुर पे गुलाब चंद यादव का अपना भी वर्चस्व है, अपना भी ठीक-ठाक वोट है, तो ये सीट भी थोड़ी-सी ईज़ी हो गई है एनडीए के लिए। मधेपुरा, एक बार फिर से इस बार जदयू के दिनेश चंद्र यादव, पिछली बार मार्जिन बहुत अधिक था और मेरा मानना है सर जहां भी बिहार में 2 लाख के ऊपर का मार्जिन है उसको थोड़ा-सा कम्पीट करना, उसको थोड़ा-सा कम करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बिहार की जो जातीय संरचना है, यहाँ पर 20-30 हज़ार वोट ही इधर-उधर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है लोकसभा में, क्योंकि फैक्टर वही लास्ट में कास्ट ही रह जाता है, उसी नाम पे वोट होता है। तो यहाँ पर भी बड़ा मुश्किल है और लालू यादव का यादव मतदाता यहाँ पर बहुत बड़ा ये है, समाजवादियों का गढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लगातार मधेपुरा हार रहे हैं क्योंकि
चीजें बदल गई हैं। भाजपा की एकमात्र सीट अररिया है जहां से प्रदीप जी लड़ रहे हैं, और इनके अगेंस्ट में शहनवाज आलम है जो ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन से विधायक थे, बाद में आरजेडी में आए और आरजेडी से इनको टिकट मिला है। मुसलमानों के अंदर एक अलग नाराजगी देखी जा रही है आरजेडी के प्रति, वो पूरे सीमांचल में नाराजगी दिख रही है, क्योंकि पप्पू यादव का प्रकरण, हिना शहाब का प्रकरण और ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन को जिस प्रकार से डिच किया गया है उसको लेकर के, तो यहां पर भी प्रदीप जो है वो एज पर है। सुपौल ये वो सीट थी जिसपे पप्पू यादव कह रहे थे कि अगर पूर्णिया मधेपुरा नहीं मिल रहा तो सुपौल लड़ने दो, क्योंकि उनकी वाइफ वहां से लड़ी थी। और सुपौल पर भी वही स्थिति है। यहाँ पर दिलेश्वर कामत जो है उनको सीट बचानी है चंद्रहास चौपाल के अगेंस्ट में, और ये भी वही कुछ जो मार्जिन है यहाँ भी वो कुछ वैसा ही है कि लगभग 1.5 लाख से ऊपर के वोट का मार्जिन रहा था 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो ये जो बड़ी मार्जिन वाली सीट थोड़ा सा मुश्किल है आरजेडी महागठबंधन के लिए कि वापस इन सीटों पे कम बैक कर सके। जी। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा बिहार के लिए। जैसे महाराष्ट्र की बात की जा रही है, वहां कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपनी चरम पर है। वहां भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर लड़ रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो मैक्सिमम सीटें फिर जीतेगी। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में अ, शिंदे साहब को और अजित पवार को एक कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, इसी तरीके से बिहार में क्या नीतीश कुमार कमजोर कड़ी बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? और जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस की बात की जा रही थी, पिछली बार भी 40 में से 39 सीटें बीजेपी और एनडीए के घटक दलों ने जीत ली थी। इस बार क्या नीतीश की वजह से थोड़ा बहुत झटका लग सकता है? मैं नहीं मानता कि कमजोर कड़ी एक्चुअली नीतीश कुमार है। देखिए जो सीटें फंसी हैं बिहार में, वो सारण की सीट फंसती हुई नजर आ रही है, वो भाजपा की है। बक्सर की सीट जो फंसी हुई नजर आ रही है वो भाजपा की है। उपेंद्र कुशवाहा की जो सीट फंसी हुई नजर आ रही है वो सीट जदयू की है नहीं। जदयू की सिर्फ एक सीट जिस पर के वो प्रेशर में है, दबाव में है, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो सीट है वो जहानाबाद लोकसभा की सीट है। तो टेक्निकली जेडीयू उतना नीचे नहीं है जितना बीजेपी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बीजेपी का महाराजगंज में भी बीजेपी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां भी कई बागी लोग खड़े हो गए हैं। इसका कारण है टिकट वितरण। देखिए सर, कंसिस्टेंसी ठीक है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 5 साल सिर्फ मोदी के नाम पर वोट लिया और कुछ किया नहीं, उनको रिपीट करना थोड़ा-सा असहज स्थिति कर रहा है बीजेपी के भी अगेंस्ट में। वो एक फैक्टर है। अदरवाइज़ मुझे अभी भी कोई डाउट नहीं लग रहा है कि 36 के आसपास एनडीए अभी भी आ रही है, तो 3 सीटें कम हो सकती हैं। अब देखिए बक्सर की भी सीट हो सकता है आखिरी समय तक कंपनसेट हो जाए, और अगर पवन सिंह चुनाव से बैठ जाएँ, जैसे कि मनीष कश्यप बैठे, जैसे अभी जौनपुर में बीएसपी वाला हमने देखा, धनंजय सिंह की वाइफ का टिकट बदल दिया गया। तो जैसे-जैसे चुनाव आ रहा है बीजेपी अपनी गलतियों में सुधार भी कर रही है, चीजें बदल रही है। तो बक्सर से भी अगर आईपीएस जो मिश्रा है जी जी हैं, वो बैठ जाएंगे तो कहानी फिर वही हो जाएगी। जी। उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है, और जो जी। हार्ड कोर जाट बेल्ट है, उससे अब खिसक करके थोड़ा-सा एक मिली-जुली आबादी की तरफ जा रहा है। हालाँकि फतेहपुर सीकरी, आगरा, यहाँ भी जाट काफ़ी हैं, पर यहाँ यादव वगैरह भी शुरू हो जाते हैं, और दूसरी जी। कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ मुस्लिम आबादी और मुस्लिम जो मतदाता हैं, वो अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये तीसरे फ़ेज़ के बाद फिर जो वो यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, वो फिर थोड़ा ढीला पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर संभल है, हाथरस है, फतेहपुर सीकरी है, फिरोज़ाबाद है, एटा है, आगरा है, मैनपुरी है, बदायूं है, आंवला है, बरेली है। और इसमें भी मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ रही हैं। इसके अलावा बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे लड़ रहे हैं, आदित्य यादव। जी। फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे लड़ रहे हैं, अक्षय यादव। तो ये जो एक ही फैमिली के 3 चेहरे अलग-अलग सीटों पर लड़ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा बताइए। और संभल में
किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि संभल को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं इधर मीडिया में भी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के वहां परमेश्वर लाल चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जियाउर रहमान बर्क, जो जी, पूर्व सांसद के बेटे हैं, और जी। बीएसपी ने भी वहां मुस्लिम कैंडिडेट सोलत अली को उतार दिया है मैदान में। जी। अब देखिए मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है सोलत अली को उतने वोट अभी तक तो ट्रांसफर होने की बात नहीं हो रही, लेकिन समीकरण है और वो तो वोटिंग के दिन तक पता चल ही जाएगा, क्योंकि माउथपीस आवाज आने लगती है, वहां के पत्रकारों को पता चलने लगता है, लोकल पत्रकारों को, कि कहाँ वोट जा रहा है। देखिए एक बात है, संभल की सीट छोड़ दे तो बदायूं की सीट, जिसको लेकर के बहुत बात हो रही थी, मुझे बदायूं की सीट में कॉन्टेस्ट नजर नहीं आया सर। एक संबल ही है जिसमें अधिक सीट लग रहा है, और ऑब्वियस सी बात है मैनपुरी एक सीट है, वो उनका सेफेस्ट सीट में से एक है। किंतु बड़ा मुश्किल होगा इवन अक्षय यादव के लिए भी अपनी सीट बचाना, जिसको लेकर के बहुत बात हो रही थी कि शायद वो सीट भी फंस जाए। देखिए अब उत्तर प्रदेश ओमकार सर उस परिस्थिति में पहुंच जा रहा है जहां पे 2014 की राजनीति शुरू। मुझे जहां तक अब एक मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। अब आप देखिए कि कल क्या हुआ। गृह मंत्री जी के साथ राजा भैया की कमरे के अंदर मुलाकात होती है। अब कहने को कई कयास लगा सकते हैं कि धनंजय सिंह की टिकट बदल दी गई, काट दी गई, या वो खुद हटना चाह रहे थे। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि काटी गई है। किंतु आप देखिए कि प्रतापगढ़ भी फंसी-फंसी सी लग रही थी। वो भी सॉर्ट आउट हो गया। और आप देखिए कि ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया गया। तो राजपूत नाराजगी जो घोसी में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकती थी, बलिया में उत्पन्न कर सकती थी, वो भी सॉर्ट आउट कर लिया गया। तो तीसरे फेज की भी कहानी वही है कि अब वो ढलान पर है। नाराजगी का भी एक सीमा होता है, वो ढलान पर है। और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर बहुत दबाव है। वो स्वयं चाहते हैं कि मेरा स्ट्राइक रेट 2014 को तोड़े। 2000 कि मैं मुख्यमंत्री और मेरे सत्ता में रहने के बाद 2014 से भी बेटर परफॉर्मेंस हुआ है बीजेपी का। और इसको लेकर के अब आप देखेंगे कि जिन 10 सीटों पे हो रही यूपी में चुनाव, वहां पे एकदम से इलेक्शन पंप अप किया है। वहां पर लगने लगा कि चुनाव हो रहे हैं। लेकिन सर मुकाबला कैसे होगा? देखिए, एक बहुत मार्क करने वाली बात जो मैं मध्य प्रदेश चुनाव में बोल रहा था, वो मुझे यूपी में भी नजर आ रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी नंबर ऑफ सीटों पर, कितने नंबर ऑफ सीटों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इधर से देखिए, योगी आदित्यनाथ कैंपेनर हैं, राजनाथ सिंह कैंपेनर हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी जी कैंपेनर हैं, हेमंता विश्व शर्मा कैंपेनर है। इसके अलावे जो शीर्ष नेता जेपी नड्डा हो गए, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। अलायंस पार्टनर, चाहे वो जयंत चौधरी हो, जिस प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं, अभूतपूर्व है। इतना परिश्रम उन्होंने समाजवादी पार्टी के समय नहीं किया था। अब ये बात ठीक है कि यहां से जाट वोट कम होते जाते हैं, पर जितने हैं उनको तो बचा के रखा जाए। और ये लोग फैक्टर गिन नहीं रहे हैं। संबल को जो फाइट बता रहे हैं, या फिर अलग, संबल में डेफिनेटली फाइट है। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार आरएलडी और बीएसपी दोनों अलायंस पार्टनर थी, तब भी वो रिजल्ट नहीं हो सका। तो इस बार तो आपने इतना चुनाव प्रचार प्रसार भी नहीं किया है, वो आप पहुंच ही नहीं पा रहे, लोगों तक एक्सेस नहीं है आपका। मध्य प्रदेश के चुनावी रिजल्ट में जब मैं बार बार कहता था कि नहीं, आराम से 130 तो आ रही है, उतनी तो आ रही है, तो लोग कहते थे कि क्यों। मैं बार बार कहता था, एक जो मूल अंतर था सर, कि शिवराज सिंह चौहान ने 167 सभाएं की थी, वहीं पे कमलनाथ ने 88 की थी। ये जो अंतर है ऑलमोस्ट डबल का, इसको कैसे कांग्रेस कंपनसेट करती? इस बार भी मध्य प्रदेश में देखिए, कोई स्टार कैंपेनर या कोई कैंपेन करने नहीं जा रहा है। अब तो कमलनाथ भी शिथिल पड़ गए। ये ठीक है कि राजस्थान में सीटें कम होती हुई कुछ नजर आई, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है, बिहार की पूरी, ऐसा लग रहा है बिहार की 40 सीटों का दायित्व वीआईपी वाले पार्टी जो मुकेश सहनी है और तेजस्वी यादव के ऊपर है। तेजस्वी यादव का बैक पेन वापस आ गया। ये क्रिकेट जब खेलते थे तब होता था। कहने का तात्पर्य ये है सर मेरा, कि जिस प्रकार से
एकदम ओपन स्पेस छोड़ दिया गया। अब आप बिहार में ही देख लीजिए स्टार कैंपेनर की लिस्ट, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ वर्सेस कौन है? एक वही तेजस्वी यादव। राहुल गांधी तो गए भी नहीं है। तो इसका असर पड़ता है सर, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है और जो कनेक्शन है वो टूट रहा है और ये यूपी में अब वॉक ओवर की तरफ बीजेपी जा रही है, मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं। नहीं, और ये राहुल गांधी के बिहार ना जाने का नुकसान भाजपा को होगा या इंडिया अलायंस को होगा? नहीं, ऑब्वियसली सर, मैं तो यही कहता हूं कि राहुल गांधी जब भी रैली कम करते हैं तो उसका नुकसान बीजेपी को होता है। देखिए सेकंड फेज में राहुल गांधी आए, इनहेरेंट टैक्स से लेकर के मुसलमानों को आरक्षण देंगे। नरेंद्र मोदी ने वहीं से तो पिक किया। जब तक राहुल गांधी बॉलिंग नहीं करेंगे, फुल टॉस नहीं फेंकेंगे, मोदी जी छक्के मारेंगे कैसे? ये देखिए, हम लोग खेलते थे ना क्रिकेट बचपन में, तो कहते थे अच्छा यार वो बॉलर आएगा तो रन बनाएंगे। उस बॉलर का वेट होता था कि यार वो थोड़ा स्पिन करता है, उसके टर्न भी नहीं होते, फुल टॉस भी फेंकता है, हाफ वॉली की गेंदें फेंकता है, तो आगे बढ़ के छक्का लगाया जा सकता है। वो राजनीति में वो जो बॉलर है वो राहुल गांधी है बीजेपी का। इसलिए मैं मानता हूं हमेशा से कि स्टार कैंपेनर तो राहुल गांधी है। एनीवे अब वो आ चुके हैं रायबरेली और सारे चमचे जो है वो डिफेंड करने में लगे, मास्टर स्ट्रोक बताने में लगे हैं। यहीं से वो कहानी फिर तीसरे चौथे फेज की पिक होगी। मेरा मानना है कि राहुल गांधी जल्दी ही एक्शन में लौटेंगे और दो चार रैलियों में वो जरूर बयान दे देंगे इस प्रकार का, जैसे आज तेजस्वी यादव ने एक बयान दे दिया है कि गुजराती से बिहारी डरते हैं क्या। बिहार के 12 जिलों में भुखमरी आ जाएगी अगर गुजरात में जाकर के उनको रोजगार मिलना बंद हो गया। ये कैसी बातें कह रहे हैं बहकी बहकी। गुजरात और बिहार के बीच में ये क्लैश कराने की राजनीति, तो ये फ्रस्ट्रेशन में और होता भी है सर। अकेले दिन भर बोलेगा तो कुछ तो उसके मुंह से उल्टा सीधा निकलेगा। यहां तो नंबर ऑफ कैंपेनर है। तेजस्वी यादव पे हमला नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी कर रहे हैं, किसको झेले? एक एक टैलेंडर बैट्समैन मान लीजिए आ जाए और सामने से मैकग्राथ भी बॉलिंग कर रहा है, जैक्सन गिलेस्पी भी कर रहा है, पता चला अगला ओवर ब्रेटली फेंकने वाला है, तो कैसे हो पाएगा? वो स्थिति इस वक्त इंडी अलायंस की है। जी, एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री अयोध्या में थे जी, और जिस तरह से उनका वहाँ अभिनंदन हुआ है, दोनों तरफ जिस तरीके से लोगों की भाव-भंगिमाएँ, आँखों में चमक, उनके प्रति श्रद्धा, एक उल्लास का वातावरण, जिस तरह लोग झूम रहे थे, गा रहे थे, हाथों में प्ले कार्ड लेकर के आए थे, उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त कर रहे थे, भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाने के लिए उनके प्रति एक तरीके से थैंकफुल थे। उससे जो एक वातावरण बना है और एक और घटना हो गई है, प्रमोद कृष्णम का एक बयान आ गया है आज। जी, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठे हुए अपने एक सलाहकार के इशारे पर ये कहा था बैठक में इंडोर के साहब, अगर हम सत्ता में आ गए तो एक सुपर पावर वाला आयोग बनाएंगे और जिस तरीके से शाहबानो केस में उनके पिताजी ने अदालत का फैसला पलट दिया था, इसी तरीके से अयोध्या पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम उसको पलट देंगे और वहाँ दोबारा से बाबरी मस्जिद बनवा देंगे। ये 2 घटनाएँ क्या आने वाले चरणों में हमें इनका असर भी दिखाई देगा उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दूसरे राज्यों के चुनाव परिणामों पर और मतदान पर? देखिए सर, 1-2 घटनाएँ हो तब तो, यूपी तो घटनाओं का केंद्र बनता जा रहा है। आपने देखा महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो कहानी बदली। इसके बाद आप देख लीजिए, ये जो राहुल गांधी के बयान के ऊपर प्रमोद कृष्णम जी का बयान है, इसको मैं दूसरी तरह से भी लेता हूँ। एक मैच्योर नेता तो खैर कुछ भी बोल सकता है। चलिए एक कपोल कल्पना मान लेता हूं सर कि लोकसभा में ये बहुमत में आ गए, तो शाहबानो की तरह केस पलटेंगे कैसे? राज्यसभा में तो बहुमत चाहिए और वहां तो भाजपा है। और वो जब बीजेपी को 10 साल लगा है राज्यसभा में बहुमत में पहुंचने में, तो आपको 2 टर्न और चाहिए, 2 बार चाहिए, ऐसे तो होगा नहीं। और एनडीए का तो ठीक-ठाक बहुमत हो जा रहा है यहां पर। तो राहुल गांधी इस प्रकार की बॉलिंग करते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन राम मंदिर पे जिस प्रकार के सनातन धर्म पे ये लगातार अटैक करेंगे, उतना ही अच्छा
मोदी के लिए पिच तैयार होगा। जैसे ये क्या है ना कि पिच के ऊपर चौथे दिन की पारी पे रोलिंग है सर। ये जब बयान देके जाते हैं, रोलिंग करके आते हैं, फिर मोदी जी के बैटिंग के लिए बेहतर पिच हो जाती है। और नरेंद्र मोदी जी इस वक्त एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं। देखिए 2019 में नरेंद्र मोदी जी चाहते थे वापस आना और परिश्रम भी कर रहे थे, रैलियां भी कर रहे, पर एग्रेसिव कैंपेनिंग नहीं कर रहे थे। दूसरे चरण से नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन का स्टाइल बदला। पहले उन्होंने कहा कि हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई बहनों का आरक्षण खाना चाहती है कांग्रेस। उसका इंपैक्ट सर मैंने तो कटिहार में ही महसूस कर लिया था, उसके वाइब्रेशन नजर आने लगे थे। मैं कई जीविका दीदी जो देखिए 2 फैक्टर है, जीविका दीदी जो बिहार में होती हैं, वो महिलाएं हैं। बिहार में एम फैक्टर मतलब मुसलमान माना जाता है, पर महिला फैक्टर दोनों का सबसे फेवरेट ट्रम्प कार्ड है नीतीश कुमार और मोदी जी का। वो ट्रम्प कार्ड उत्तर प्रदेश में भी उतना ही महत्वपूर्ण है सर। एक तो महिला, ऊपर से आरक्षण वाला मुद्दा, तो इन सबका असर दिख रहा है। अभी कन्नौज पर भी चूंकि वोटिंग नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अखिलेश यादव लड़ने तो चले गए हैं, लेकिन कन्नौज बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव के हाथ से निकल जाए, क्योंकि दोनों जगह एक समान चीजें नहीं हो पाएंगी। पूरा एक जो केंद्रित है इस वक्त समाजवादी पार्टी, वो ये सोच रहा है कि पहले हम अपनी 5 लोकसभा सीट बचा लें, और जब इस प्रकार के आप डिफेंसिव मोड में होंगे तो फिर वो 5 भी नहीं बचेगी, उसमें से वो भी हो सकता है कि एक तो खिसक जाए। ये स्थिति है। मैं रामपुर के बारे में पोस्टपोल एक सर्वे पढ़ रहा था अभी, और वहां पे मेरे मित्र गए हैं। मात्र 51% वोटिंग हुई और मुसलमानों की वोटिंग बहुत कम हुई है। तो आप मान लीजिए कि अगर उसमें से 51% वोटिंग में से 35% हिंदुओं ने ठीक ठाक वोटिंग कर दी हो, लैंडस्लाइड, तब रिजल्ट क्या होगा? तब रिजल्ट क्या हो सकता है रामपुर? ये स्थिति है सर। इसी प्रकार से मुरादाबाद में भी एकदम पोलराइज्ड वोटिंग हुआ है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जीत ही गई है या बीजेपी जीत गई है। ऐसी कई सीटें हैं। तो देखना पड़ेगा अभी, लेकिन मेरा एक मोटा-मोटी असेसमेंट ये है सर कि तीसरे चरण में ऑलमोस्ट 85 सीटों पे बीजेपी एनडीए जीती थी, और इस बार वो रिपीट होता दिख रहा है, क्योंकि 5 की 5 जो बिहार में हो रही है, वहां तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए जीत रही है। जी। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, 4 सीटों का चुनाव है, जंगीपुर में है, मालदा जी। की दोनों सीटें हैं, इसके अलावा मुर्शिदाबाद है। वहाँ से क्या सिचुएशंस की फीडबैक मिली है अभिषेक जी? देखिए मालदा की एक सीट और एक जंगीपुर तो निकल सकती है। मुर्शिदाबाद और मालदा उत्तर थोड़ा-सा डिफिकल्ट है। मालदा दक्षिण और उत्तर में हालाँकि बहुत ज़्यादा, दोनों सीट में भी ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी ना जीती थी और ना टीएमसी हारी थी। बीजेपी जीती भी तो थोड़ी मार्जिन से और टीएमसी से हारी भी थी तो 5,000 का ही मार्जिन था। पर मालदा एक ऐसी सीट है जहाँ पे पोलराइजेशन ही इम्पैक्ट रखता है। तो देखना पड़ेगा कि उसमें से कौन-सी सीटें फिर से निकलती है। और मुर्शिदाबाद तो मैं नहीं मानता कि बीजेपी जीत रही है किसी भी तरह से। वहाँ पर हालात खराब है। और कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक से क्या सिचुएशन है? अब तो देवगौड़ा के एक कुकर्मी बेटे की गिरफ्तारी हो गई है। इसका कोई असर आप देख रहे हैं? हालाँकि बीजेपी ने तो स्टैंड ले लिया है। गृह मंत्री अमित शाह साहब का तो बयान बयान आ गया मैं कि निकाल देता हूँ। हम बिल्कुल कुकर्मियों के साथ नहीं हैं, और जो भी महिलाओं का अपमान करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बीजेपी पर ये लोग अटैक कर रहे थे, पुराने फ़ोटो और वीडियो निकाल रहे थे कि रेवन्ना के लिए तो प्रधानमंत्री ने वोट माँगे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उल्टे कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। नहीं, कांग्रेस ही कटघरे में, क्योंकि वो 3,000 से अधिक अगर केसेस हैं, और उस वक्त तो भाई सिद्धरमैया ने ही, उन्हीं के कांग्रेस के वोट से ही तो वो सांसद बना वहां से, वरना तो वो तो जीत ही नहीं सकता, तो उन्हीं के अलायंस में जीता है। तो इसके लिए दोषी मोदी कैसे हो सकते हैं? 2019 का सांसद है वो, और 5 साल का तो टाइम लगा ही होगा ये सारे और कुकर्म तमाम करने के लिए। पुरानी घटनाएँ बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए बेल्लारी एक सीट है जहां पर थोड़ी फंसी-फंसी सी लग रही है। रायचूर में भी
फाइट है, लेकिन बीजेपी को एज है। और हावेरी एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी आराम से निकल जाएगी। कलबुर्गी, गुलबर्गा, ये सीट भी बीजेपी की निकलती हुई दिख रही है। सो कर्नाटक की जो प्रॉब्लमेटिक सीट्स थी वो अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है। एक तो कुछ लगभग मेरा मानना है, इनफैक्ट पूरे लास्ट टाइम से 4 सीटें नीचे जा सकती है एनडीए, वही एक है प्रॉब्लम। जी। और महाराष्ट्र में एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला बारामती में हो रहा है। बारामती जी। में भी मतदान होने वाला है 7 मई को, और शरद पवार तो डेरा डाल करके बैठ गए हैं बारामती में ही। उन्होंने कह दिया कि गले में खराश है, 6 तारीख के सारे जितने मेरे कार्यक्रम हैं रद्द कर दीजिए, मैं थोड़ा आराम करूँगा। यानी बारामती में ही रुके हुए हैं। तो उनके लिए कोई बहुत अच्छी सूचनाएँ नहीं आ रही हैं, जिस वजह से वो अपनी बेटी के लिए इतने घबराए हुए हैं। और चूँकि उनके भतीजे अजित पवार ने अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया है ननद के खिलाफ, तो इसलिए जो है मुकाबला बहुत रोचक है और बारामती तय करने वाला है कि असली एनसीपी वास्तव में कौन-सी है, अजित पवार वाली या शरद पवार वाली। शरद पवार का तो मुझे लगता है कि सब कुछ दाँव पर लगा हुआ है। शरद पवार का ही नहीं सर, सुप्रिया सुले का भी सब कुछ दांव पे लगा है, लेकिन मेरा मानना है कि अजीत पवार ये सीट निकाल देंगे सर। उसका कारण है मेरे पास। हमें 6-8 महीने पहले इस पूरे अ, लोकसभा में, अगर हम देखें ये जो लोकसभा है, बारामती लोकसभा, कुछ दिन पहले प्रमुख के जो चुनाव होते हैं, लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं, वो हुए थे और अजीत पवार की वाली पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। वो लोकल, अब क्या है कि सर, मैं इसको बहुत स्मॉल लेवल पे ही समझाता हूं दर्शकों को। मान लीजिए एक लोकसभा सीट है, मान लीजिए मेरा आरा, और वहां पे 100 प्रधान बनते हैं। उस 100 में से 80 प्रधान जो है वो मेरे समर्थक बनते हैं, मेरी पार्टी के। वो ग्रामीण पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सर। वो वोट ट्रांसफर करवाते हैं, वो वोट करवाते हैं। इसलिए अजीत पवार की वाइफ के जीतने के चांसेस बहुत अधिक है, बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ये अगर होता है तो इसके क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अंदाजा लगाना इस मुझे, मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। ये एनसीपी, शरद पवार और सुप्रिया सुले, इनकी राजनीति का समाप्ति होने वाला है। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 3 चरण का मतदान संपूर्ण होने के बाद, समाप्त होने के बाद 280 से ज़्यादा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका होगा। जी। यानी करीब-करीब आधा मतदान हो चुका होगा। हम्म। कितना और कसर मान रहे हैं इन 3 चरणों के चुनाव के बाद 272 में? 272 तो कभी मेरे लिए प्रश्न रहा ही नहीं है। देखिए, प्रश्न तो अब फिर वही है ओमकार सर की, लोग एक ही बात कर रहे हैं पूरे देश में, 400 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, मेरा ये मानना है। बीजेपी समवेयर 320 मिनिमम लेवल एक मैं समझ के चल रहा हूँ। ऊपर कितना जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें बीजेपी भी तो जीतेगी 20,000, 25,000, 30,000, जिसका हम आकलन अभी नहीं कर पा रहे। जैसे मान लीजिए हम संभल की सीट के बारे में फिर से मैं चर्चा पे लेके आता हूँ। फंसी हुई है, क्लोज मार्जिन की है। लेकिन जब एक मोमेंटम होता है ना सर, तो यही ऐसी फंसी सीटें जो जिनको लगता है वो अंडर करेंट, वो मोमेंटम में चीजें बदल जाती हैं, वो निकल जाता है। दो चीज मैं पूरे इलेक्शन में देख रहा हूं। अंडर करंट विपक्ष के लिए नहीं है। विपक्ष के लिए अंडर करंट होता है तो वोटिंग ऐसी खामोश नहीं होती, राजनीति भी ऐसी साइलेंट नहीं होती। राजनीति में फिर एक तूफान आता है। देखिए, कांग्रेस जब बदलने वाली थी 2014 में, तो देखिए उस वक्त देश का माहौल क्या था। 19 में जब रिपीट करना था तब भी जुनून था। उस वक्त भी देश का एटमॉस्फेयर क्या था, किसी कीमत पे मोदी को लाना है। तो मोदी को हटाने वाला भी एक एटमॉस्फेयर चाहिए। मेरी बात को दर्शक थोड़ा सा समझे इस बात को। वो एटमॉस्फेयर नहीं है कि मोदी को हटाने के लिए जो जुनून चाहिए वोटिंग का, वो नहीं दिख रहा है ग्राउंड पे। और अगर वो नहीं दिख रहा है तो सामने वालों के भी हौसले पस्त हैं, और इसके अंदर जो अंडर करंट है वो कितना ज्यादा है इसका थोड़ा सा अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये प्रो इनकम्बेंसी के ऊपर वोट हो रहा है। जी। अभिषेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और तीसरे चरण से ठीक पहले आपने
चर्चा की और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अलग-अलग राज्यों के संभावनाओं को लेकर के अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।